हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी टाइम ट्रैवल प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के थ्योरी कैसल लूप के ऊपर में बनाया गया है। इस मूवी ने लोगों को काफी कंफ्यूज किया है। अगर आपने भी इस मूवी को देखा है और इसे समझने में नाकाम रहे तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में हम ना तो सिर्फ इस मूवी के कहानी को समझेंगे बल्कि प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसका इस्तेमाल इस मूवी में किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के थ्योरी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये मूवी पूरे तरह से प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के ऊपर में बनाया गया है। तो आइए जानते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स होता क्या है। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम टेबल के एक अनोखा थ्योरी है, जिसमें टाइम ट्रैवल करने वाले इंसान ऐसे कैसल लूप में फंस जाते हैं जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और ना ही कोई एंड पॉइंट। मतलब हर घटना आगे होने वाले घटना के कारण होते हैं। इसीलिए इस टाइम लूप में आप ये नहीं बता सकते कि इन सब का शुरुआत कहाँ से हुआ था। इसका साथ में प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में और एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो है कोई भी इंसान टाइम ट्रेवल करके चीज़ों को बदलने की जितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं बदल सकते। दरअसल जो घटना पास्ट में जिस तरह से घटा था वो घटना हमेशा से उसी तरह से ही घटेगी, जिसका कारण पास्ट में हुई किसी भी घटना में किसी भी तरह की कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई टाइम ट्रैवलर समय में पीछे जाकर पास्ट में घटित किसी घटना को होने से रोकने की कोशिश भी करते हैं तो वो उसे रोक नहीं पाएगा। टाइम ट्रैवलर उस घटना को रोकने की लाख कोशिश करने के बाद भी वो केवल यही पाएगा कि ऐसे करके वो कुछ और नहीं बल्कि उस घटना को घटने में मदद कर रहा था। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं और जब आप उससे फ़ोन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो गाड़ी लेकर आपसे ही मिलने के लिए आ रही थी और आपसे ही बात कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आपका जिंदगी बेकार से लगने लगती है, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरते हैं और उस दिन से 15 साल के बाद आप एक टाइम मशीन बना लेते हैं जिससे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आपको उस दिन की याद आती है जिस दिन आपका प्रेमिका का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि आपके पास में आप टाइम मशीन है, इसलिए आप सोचते हैं क्यों न समय में पीछे जाकर अपनी प्रेमिका को उस दिन मरने से बचा ले। आप टाइम मशीन के मदद से बिल्कुल उसी दिन में चले जाते हैं जिस दिन आपकी प्रेमिका की मृत्यु हुई थी और आप वहाँ पर जाकर एक गाड़ी लेते हैं और उसी रोड पर निकल पड़ते हैं जिस रोड से उस दिन आपकी प्रेमिका अपनी गाड़ी लेकर आपसे मिलने के लिए आ रही थी। आप अपनी प्रेमिका को बचाने की जल्दी में गाड़ी काफी तेजी से चलाने लगते हैं, जिसके कारण गाड़ी पर आपका कंट्रोल नहीं रहते हैं और आपका एक एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जब आप बाहर निकल कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई और नहीं बल्कि आपका प्रेमिका ही बैठी हुई थी। यानी कि चाहकर भी आप उस घटना को नहीं बदल सकते जो पहले घटित हो चुका था। आप केवल उस घटना के घटित होने की भागीदार बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं मूवी के कहानी पर। इससे पहले कि मैं इस कहानी का एक्सप्लेनेशन करूं, उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस मूवी में दिखाए गए 4 मेन कैरेक्टर जो है वो है जेनी, जॉन, बारकीप और फिजल बम्बर। असल में ये चारों के चारों एक ही इंसान होते हैं जो अलग अलग समय से आए हैं। जैसे कि कोई पास्ट से आए हैं, कोई प्रेजेंट से है और कोई फ्यूचर से आए हैं। चलिए मूवी में आते हैं। मूवी की शुरुआत होते हैं और हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने एक कोट और टोपी पहना हुआ है। दरअसल ये इंसान एक टाइम ट्रेवलर होते हैं जो समय में पीछे इसलिए आए थे क्योंकि उसे एक बड़ा सा बम धमाका को रोकना है जो वहाँ पर होने वाले हैं। इसलिए वो वहाँ पर आकर उस बम को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं। वो उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक उसे वहाँ पर किसी के होने की एहसास होते हैं, जिसका कारण उसका ध्यान उस तरफ चले जाते हैं। ये वही इंसान होते हैं जिसने वहाँ पर बम को लगाया था। बम डिफ्यूज करने वाले काम को छोड़कर अब वो उसे ढूंढने लगते हैं और जब वो उसे मिलते हैं तब दोनों एक दूसरे के ऊपर में गोली चलाने लगते हैं, जिसके कारण बम डिफ्यूज करने के समय खत्म हो जाते हैं और वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में वो कोट और टोपी पहना हुआ इंसान घायल हो जाते हैं और उसका चेहरा जल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक तीसरे आदमी आते हैं जो जले हुए इंसान के तरफ बढ़ते हैं और उसे एक मशीन देते हैं। ये मशीन असल में एक टाइम मशीन होते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो जला हुआ इंसान एक बार फिर से 1992 में चले जाते हैं और ये वही साल होते हैं जहाँ से टाइम ट्रेवल करके वो इस समय में आए थे। इससे पहले कि मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं, हम लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है उस पूरे सीन में मौजूद 3 आदमी कौन थे। सबसे पहले कोट और टोपी पहना हुआ इंसान जो वहाँ पर बम को डिफ्यूज करने के लिए आए थे उसका नाम था जॉन।
दूसरे वो इंसान जिसने वहाँ पर बम लगाने के साथ में जॉन के ऊपर में गोली भी चलाए थे, उसका नाम था फिजल बम्बर। तीसरा वो इंसान जिसने जॉन को टाइम मशीन देकर उसे अपने समय में लौटने में मदद किए थे, उसका नाम था बारकीप। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ये तीनों एक ही इंसान है जो अलग अलग समय काल से आए हैं। दरअसल वो तीनों ही टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आए थे और उस एक्सीडेंट के बाद जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ अपने समय काल में यानी कि 1992 में वापस चले जाते हैं। क्योंकि उसका चेहरा पूरे तरह से जल चुका था, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे एक नया चेहरा दिया जाता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि जॉन कौन है और वो क्यों टाइम ट्रेवल करते हैं, तो आइए जानते हैं। दरअसल जॉन एक रहस्यमय ब्यूरो एजेंसी के एक एजेंट होते हैं। इस एजेंसी के पास में टाइम मशीन भी होते हैं जो अपने एजेंट को इसलिए देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल करके एजेंट पास में जाकर घटित किसी भयानक घटना को रोक सके। और जॉन को यहाँ पर काम दिया गया था फिजल बम्बर को मारने का, क्योंकि ये फिजल बम्बर साल 1975 में न्यूयॉर्क में एक भयानक बम धमाका को अंजाम देने वाले थे। इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाने वाले थे, पर अपने लाख कोशिश करने के बाद भी जॉन अब तक उस फिजल बम्बर को मार नहीं पाए। अब मूवी में आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बाद जॉन को एक नया चेहरा मिल चुका था, इसलिए वो अपनी चेहरे के साथ में अपना नाम भी बदलकर जॉन से बारकीप रख लेते हैं और वो फिजल बम्बर को मारने के लिए साल 1970 में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक बार में काम करते हैं। उस बार में ही एक दिन उसकी मुलाकात साल 1970 वाले जॉन से होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बारकीप जॉन को तो पहचान लेते हैं क्योंकि ये उसका जवानी वाले रूप है, पर जॉन बारकीप को नहीं पहचानते हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसके चेहरा बिल्कुल बदल गए थे। यहाँ पर जॉन बारकीप को ये बताते हैं कि वो अनमैरिड मदर नाम के एक किताब के राइटर है, जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि उसका जन्म एक बदकिस्मत लड़की के रूप में हुआ है, जिसे साल 1945 में उसके माता पिता ने एक ऑर्फेनेज के बाहर छोड़ दिया था, जहाँ पर उसका नाम जेनी रखा गया था। वो धीरे धीरे बड़ी होती है, पर किसी ने भी उसे एडॉप्ट नहीं किया और जब वो बड़ी हुई तब वो महसूस किया कि वहाँ पर रहने वाले लड़कियों से वो ज़्यादा ताकतवर थी और जब वो 18 साल की हो जाती है तब वो जाकर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रही थी, पर फिर भी उसे वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके बारे में उस समय उसे नहीं बताए जाते हैं, बल्कि उस समय उसे डिस्क्वालीफाई करने के कारण ये बताए जाते हैं कि उसने वहाँ पर मौजूद एक दूसरे लड़के के साथ में लड़ाई की है, इसीलिए उसे डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं। उस स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम से निकल देने के बाद जिनी काफ़ी टूट जाते हैं। उसके बाद वो एक नाइट स्कूल में ज्वाइन करती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होते हैं और कुछ समय के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाते हैं और दोनों के बीच में सेक्स भी होते हैं। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन स्ट्रेंजर उससे मिलकर उसे बताते हैं कि किसी मजबूरी के कारण वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। स्ट्रेंजर के चले जाने के बाद जेनी की जिंदगी में एक बार फिर से उदासी छा जाते हैं। ये स्ट्रेंजर कौन है, ये हम लोग आगे जानेंगे। जिसके बाद जेनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल में एक बच्ची की जन्म देती है और वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी थोड़ा ऑड है। दरअसल जहाँ पर एक लड़के में मेल ऑर्गन होते हैं और एक लड़की में फीमेल ऑर्गन होते हैं, लेकिन जेनी के शरीर में ये दोनों ऑर्गन एक साथ में मौजूद थे, वो भी फुल डेवलप फॉर्म में। इसलिए बच्चे की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर को जेनी के शरीर से फीमेल ऑर्गन को हटाना पड़ा, यानी कि अब जेनी के पास में सिर्फ मेल ऑर्गन ही बचे हुए थे। इसका मतलब ये है कि अब वो एक लड़का बन गया है, जिसके कारण उसे अपनी बाकी जिंदगी एक लड़के के रूप में ही बिताना है। डॉक्टर के पास से ये सब कुछ जानने के बाद जेनी जब अपने बच्चे के पास में जाते हैं तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा लिया है। जिसके बाद वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर वो धीरे धीरे एक लड़के की तरह ही रहने की कोशिश करने लगते हैं और अपना नाम को बदलकर जेनी से जॉन कर लेते हैं। ये सारे कहानी वो बार में बैठकर बारकीप को सुनाते हैं और उसे लगता है बारकीप उसके कहानी पर यकीन नहीं करेगा, पर उसे ये सब कुछ पहले से ही पता रहते हैं क्योंकि वो खुद ही जॉन के भविष्य वाले रूप है। यानी कि वो अपनी जिंदगी की कहानी अब तक वो जॉन से ही सुन रहा था, पर वो जॉन को अभी नहीं बताते कि वो उसका भविष्य वाले रूप है। इसके बदले में बारकीप जॉन से कहते हैं कि वो जानता है कि वो स्ट्रेंजर उसे कहाँ मिलेगा जिसने जेनी का जिंदगी बर्बाद किया था। वो जॉन से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे न सिर्फ स्ट्रेंजर के पास में लेकर जाएगा बल्कि उसे मरने का भी एक मौका देगा। जिसके बाद जॉन और बारकीप टाइम मशीन के इस्तेमाल करके उस समय में पहुंचते हैं जब जेनी नाइट स्कूल अटेंड किए थे। जॉन वहां पर आकर अपने पास में एक बंदूक रखकर उस स्ट्रेंजर को मारने के लिए
निकल पड़ते हैं और उस स्ट्रेंजर को खोजने की कोशिश में उसकी मुलाकात जिनी से हो जाती है और जिन के उस समय की सिचुएशन को देखकर जॉन को उससे प्यार हो जाते हैं और जॉन को यहाँ पर समझने में देर नहीं लगते है कि जिस स्ट्रेंजर को वो मारने के लिए यहाँ पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थे, यानी कि ये जॉन ही थे जिसके साथ में जिनी ने प्यार किया था और ये जॉन ही थे जो जिनी के साथ में सेक्स भी किया था, यानी कि जॉन खुद पास्ट में आकर अपने खुद के फीमेल रूप से ही सेक्स किया था। और तो और ये जॉन ही थे जो जिनी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। जब तक जॉन और जिनी के लव स्टोरी आगे बढ़ रहा होता है तभी बारकीप चुपचाप वहां से चले जाते हैं और टाइम मशीन का इस्तेमाल करके सन 1975 में चले आते हैं बम को डिफ्यूज करने के लिए। ये सीन वही होते हैं जो इस मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। बारकीप जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फिजल बम्बर वहां पर बम को लगा रहा है। वहां पर दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है जिसमें बारकीप बेहोश हो जाते हैं। जब उसका होश आते हैं वहां पर वो जॉन को देखते हैं जिसका चेहरा बम ब्लास्ट के कारण जल चुका था, इसलिए वो जॉन की तरफ टाइम मशीन बढ़ाकर उसकी मदद करते हैं उसे वहां से अपने समय काल में लौटने के लिए। इस दौरान फिजल बम्बर भी वहां से निकल जाते हैं और बारकीप वहां से उस समय में जाते हैं जब जिनी ने हॉस्पिटल में अपने बच्ची को जन्म दिया था। वहां पर उसकी मुलाकात रॉबर्टसन से होते हैं। उसके पास में भी एक टाइम मशीन होते हैं जिसे देखकर ये साफ हो जाते हैं कि वो भी समय यात्रा कर सकते हैं और वो रहस्यमय ब्यूरो के हेड होते हैं। बारकीप हॉस्पिटल से जिनी के बच्चे को उठाते हैं और उसे साल 1945 में ले जाकर एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है जिनी यहाँ पर न सिर्फ अपने फ्यूचर के मेल फ्रॉम जॉन के साथ में सेक्स किए थे बल्कि उन दोनों ने जिस बच्चे को जन्म दिए थे वो खुद ही थे। शायद यही कारण है कि उस बच्चे में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स की थ्योरी प्रूफ हो जाती है क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते इन सब का शुरुआत कहाँ से हुआ था, क्योंकि उस बच्चे की जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसका ही एक रूप फ्यूचर से आकर प्रेजेंट में खुद के साथ में ही सेक्स किया था जो एक ही इंसान के दोनों रूप थे। चलिए फिर कहानी में आते हैं। साल 1945 में बच्चे को ऑर्फनेज के बाहर छोड़ने के बाद बारकीप फिर से उस समय में पहुंच जाते हैं जिस समय में जॉन और जिन एक दूसरे के प्यार में पागल थे। वो वहां पर आकर बैठा हुआ जॉन को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं और ये वही समय होते हैं जब जॉन अपने प्रेमिका को ये बताते हैं कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। जिसके बाद जॉन बारकीप के पास में पहुंचते हैं तो बारकीप उसे बताते हैं कि हमें इस समय को छोड़कर अब फ्यूचर में जाना होगा। इस समय बारकीप जॉन को ये बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन का ही फ्यूचर के रूप है, पर इस बात को इस मूवी के अंत में डिस्क्लोज किया गया है। उसके बाद बारकीप और जॉन टाइम ट्रेवल करके सन 1985 में चले जाते हैं जहाँ पर बारकीप मिस्टर रॉबर्टसन से मिलते हैं और जॉन को वही छोड़ देते हैं उसकी सदमे से बाहर आने के लिए। बाद में वो जॉन के लिए अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छोड़ देते हैं जिससे वो चीज़ों को जान सके और फॉलो कर सके। जिसके बाद रिटायरमेंट के लिए बारकीप मिस्टर रॉबर्टसन से मिलते हैं और वहां से वो साल 1975 में चले जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं साल 1975 में न्यूयॉर्क में वो बम धमाका होने वाले हैं। बारकीप साल 1975 में होने वाले धमाका से कुछ दिन पहले के समय में जाते हैं। दूसरी तरफ साल 1985 में जॉन अपनी सिचुएशन से रिकवरी करने के बाद बारकीप के दिए गए ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और उसे सारे सच्चाई पता चल जाते हैं और इसके 7 साल के बाद यानी 1992 में जॉन एक एजेंट बन जाते हैं और वो टाइम ट्रैवल करके साल 1975 में आते हैं एक कोट और टोपी पहनकर फिजल बम्बर द्वारा लगाए गए बम को डिफ्यूज करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मूवी की शुरुआत की कहानी है। यहाँ पर जॉन फिजल बम्बर के एक्टिविटी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं जिसके बाद दोनों के बीच में गन फाइट होते हैं जिसके कारण जॉन के पास में बम को डिफ्यूज करने के समय खत्म हो जाते हैं और वो बम ब्लास्ट हो जाते हैं। बम ब्लास्ट होने के कारण जॉन के चेहरे पूरे तरह से जल जाते हैं। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सीन में तीनों लोग कौन थे और तीनों वहाँ पर क्या कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारकीप पहुंचते हैं साल 1975 में अपनी ड्यूटी से रिटायरमेंट लेने के लिए, पर साल 1975 में होने वाले हादसा अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर बारकीप अपने टाइम मशीन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बारकीप अब रिटायर हो चुका है, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें एक एरर आ जाते हैं और जब वो फिजल बम्बर के फाइल को चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि रॉबर्टसन ने उसके लिए वहाँ एक क्लू छोड़ा है जिसका इस्तेमाल करके वो फिजल बम्बर को पकड़ सकते हैं। उसी क्लू का इस्तेमाल करके बारकीप डाई लैंडरमार्ट पहुंचते हैं जहां पर उस वक्त फिजल बम्बर मौजूद रहते हैं।
बारकीप जब उस फिजल बम्बर को देखते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फिजल बम्बर और कोई नहीं बल्कि उसका ही खुद का ही फ्यूचर का रूप है। इसका मतलब ये हुआ बारकीप इतने दिनों से खुद का ही फ्यूचर रूप को ढूंढ रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर फिजल बम्बर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बारकीप के बार बार समय यात्रा करने के कारण उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण आगे जाकर वो पागल के जैसे हो जाते हैं और वो बारकीप से फिजल बम्बर बन जाते हैं। जिसके बाद बारकीप बम धमाका को रोकने के लिए फिजल बम्बर का हत्या कर देते हैं, पर वो फिजल बम्बर और अपने टाइम मशीन के बारे में रॉबर्टसन को नहीं बताते हैं, जो एरर के कारण अभी भी चल रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्या बारकीप आगे जाकर फिजल बम्बर बन जाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि बारकीप ने फिजल बम्बर को मार जरूर दिया है, पर वो अपनी टाइम मशीन के बारे में रॉबर्टसन को नहीं बताते हैं, जो अभी भी काम कर रहा था। ये बात इसी और इशारा करते हैं कि वो आगे भी टाइम ट्रेवल जरूर करेगा। हमें इस मूवी में ये भी दिखाए जाते हैं जब कोई इंसान टाइम ट्रेवल करते हैं तो उसके दिमाग पर असर पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बारकीप फ्यूचर में जब टाइम ट्रेवल करेगा तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ेगा और वो पागलपन की शिकार हो जाएंगे और अंत में फिजल बम्बर बन जाएंगे। बारकीप फ्यूचर में फिजल बम्बर बनने की कारण ये भी है कि ये मूवी प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स की थ्योरी के ऊपर में आधारित है, जो कहते हैं जो पहले हो चुका है वो आगे भी बिल्कुल वही होगा। चाहे टाइम ट्रेवलर कुछ भी कर ले, वो कुछ भी बदल नहीं सकते। वो ऐसा करके केवल उस घटना के घटित होने के भागीदार बन सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, न्यूयॉर्क में होने वाले उस बम ब्लास्ट को क्या रोका गया? एक नज़र में देखने पर ऐसा लगता है मानो उस बम ब्लास्ट को सच में रोक दिया गया, क्योंकि बारकीप ने तो फिजल बम्बर को मार दिया था। बट वेट, ये प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स की थ्योरी है, यानी कि जो होना था वो होगा, कुछ भी बदल नहीं जा सकते, क्योंकि बारकीप बार बार टाइम ट्रेवल करने के वजह से पागल के जैसे हो जाते हैं और बाद में वो फिजल बम्बर बन जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो बाद में फिजल बम्बर बनकर वो बम ब्लास्ट जरूर करेगा। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।